किर्चॉफ लॉ सांगितलं होतं काल, नाही? ते कळलं का तुम्हाला? लूपचं काय सांगितलं होतं मी? हम्म. याच्यावर आपल्याला न्यूमेरिकल घ्यायचे असतात लूप्सवर. परत एकदा सांगायचंय का व्होल्टेज लॉ? बघा इकडे डायग्राम दिसते ना पूर्ण? आपल्याला कुठला लूप पकडायचा त्याच्यावर लक्ष ठेवायचं. कुठला लूप घ्यायचा आपल्याला, आपण लूप कसाही घेऊ शकतो. तर मी असं पकडतो, समजा एक मी हा लूप पकडतो, ए पासून एफ पर्यंत, एफ पासून डी, डी पासून सी, सी पासून ए. हा हा, याच्यात करंट दिलेलं आहे, सगळं रेजिस्टन्स दिलेलं आहे, सगळं दिलं. दिसत नाही का? दिसताय का? तर मग आता काय करायचं, आपल्या लूपची ट्रेसिंग डायरेक्शन घ्यायची. ट्रेसिंग डायरेक्शन म्हणजे काय? आपल्या लूपची डायरेक्शन. लूपची डायरेक्शन काय आहे? ए, एफ, ई, डी, सी, बी आणि ए. बरोबर ना? ए पासून एफ पर्यंत, एफ पासून ई पर्यंत, ई पासून डी, डी पासून सी, सी पासून बी, बी पासून ए. जिथून सुरुवात झाला तिथं स्टुडंट झाला पाहिजे, तर त्याला क्लोज लूप म्हणला. क्लोज लूप मध्ये चालून काम करतो, ओपन लूप मध्ये काम नाही करत. मग आता व्होल्टेज लॉ काय म्हणतो की आपली ट्रेसिंग डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स झाली म्हणजे प्लस घ्यायचं, आणि सेम झाली म्हणजे मायनस घ्यायचं, आणि व्होल्टेज काढत जायचे. मग आता बघा, आपण आता कुठून कुठं जातोय. आता आपण पहिली ब्रांच पकडू. पहिली ब्रांच काय? ही फर्स्ट ब्रांच आहे, समजा ए पासून कुठं जाते? एफ पर्यंत. करेक्ट? या फर्स्ट ब्रांच मध्ये एक बॅटरी पण लागते आणि एक रेजिस्टन्स पण लागते. बॅटरी पण आहे, रेजिस्टन्स पण आहे की नाही? हे बघा, इथं बॅटरी आणि इथं कोण आहे? रेजिस्टन्स. बॅटरीचं स्वतःचं डायरेक्ट व्होल्टेज दिलेलं आहे, म्हणजे बॅटरीचं डायरेक्ट E1 हे काय आहे? व्होल्टेज. कळलं? पण ते प्लस घ्यायचं का मायनस घ्यायचं हे कशावर ठरतं? कशावर ठरतं प्लस घ्यायचं का मायनस घ्यायचं? आपण कुठून जातोय कुठं? कुठून कुठं जायला लागलो? हा, तर पहिले कुठलं टर्मिनल लागेल बॅटरीचं? मग मायनस घ्यायचं. जे टर्मिनल बॅटरीचं आधी लागतं, हो, जे टर्मिनल आधी लागतं त्याच्या ऑपोजिट साईन घ्यायचं. प्लस लागलं तर मायनस घ्यायचं, मायनस लागलं तर प्लस घ्यायचं. कळलं का? ठीक आहे. मग पुढे रेजिस्टन्स आला, तर रेजिस्टन्सचं व्होल्टेज कसं काढतात? ओहम्स लॉनी. त्याचं व्होल्टेज काय असतं? त्याच्यातनं जाणारा करंट, कोणचं करंट चाललंय त्याच्यातनं? I1. बरोबर ना? आणि रेजिस्टन्स किती तिथं? R1. I1 R1 एवढं व्होल्टेज तयार होईल. बरोबर? बरं, त्याची डायरेक्शन कशी घ्यायची I1 R1 ची? प्लस का मायनस? आपली जाण्याची डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन उलट झाली की प्लस घ्यायचं. आता आपण जातोय A to F आणि करंट येतोय F to A. हे अॅरो बघा ना, हे काळ्या रंगाचे. मग दोघांचे डायरेक्शन रिव्हर्स आहे की नाही? मग प्लस घ्यायचं. कळालं? पुढे आता हे पहिल्या ब्रांचचं काम संपलंय. आता कोणची ब्रांच? दुसरी. मग दुसरी ब्रांच कुठून कुठे जाते? एफ पासून ई पासून डी पर्यंत. मला सांगा ना, याच्यात बॅटरी ना याच्यात रेजिस्टन्स. बॅटरी आहे का? रेजिस्टन्स आहे का? बघायचं. कळलं? मग हे ब्रांच काहीच इम्पॅक्ट करत नाही. मग पुढची ब्रांच कुठली? डी टू सी. डी टू सी मध्ये जाताना दोन गोष्टी लागतात. कोणत्या दोन? एक रेजिस्टन्स लागतो, एक बॅटरी लागते. आता पहिले रेजिस्टन्सचा हिशोब करून घ्या. जो पहिले लागतो त्याचा हिशोब पहिले करायचा. याच्यात किती व्होल्टेज तयार होतं कसं काढतात? त्यातून किती किती करंट जातोय आणि किती रेजिस्टन्स आहे? हा झाला व्होल्टेज. हा यार व्होल्टेज असतं. बरं, आपण चाललो डी पासून सी पर्यंत आणि करंट पण चालला डी पासून सी पर्यंत.
माइनस घेर प्लस, करंट का डायरेक्शन माइनस। करंट दिया ही नहीं, इधर एरो दिख रहा है ना। नहीं, पूरे सर्किट का कहाँ से कहाँ जा रहा है? वो सर्किट का डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन जब पूरा सर्किट आएगा ना, तब ये सर्किट में करंट ऑलरेडी देख के रखा है। अरे बैटरीज पे लग रही बहुत बड़े सर्किट का वो छोटा सा पार्ट है वो वही कुछ है, बहुत बड़े सर्किट का बहुत छोटा सा पार्ट है वो करंट दूसरी कहीं से भी आ रहा है, हमने बस एक छोटा सा लूप ले लिया। समझ गया क्या? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट दे दिया उसने लूप लूप समझने के लिए। वो करंट कहाँ से आ रहा है, तो वो जहाँ पे एक्चुअल बैटरी होगी वहां से करंट आ रहा है, फिर स्प्लिट हो रहा है, फिर I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है, वहां से करंट जनरेट हो रहा है। तो वो करंट ऑलरेडी दे के रखा है तुम्हें, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो उसको भी दिमाग लगाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन जब लेंगे तो वो करंट लॉ से सॉल्व होगा। फिर करंट लॉ भी पढ़ा ना, वो करंट लॉ से करंट डिसाइड करेंगे, फिर करंट डिसाइड करने के बाद वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, फिर करंट की वैल्यू निकालेंगे। फिलहाल तुम वोल्टेज लॉ पे डाल दो, ठीक है। तो करंट जा रहा है कहाँ से कहाँ पे, डी से सी तक, I2, और हमारी डायरेक्शन भी D to C है, तो माइनस लेना है प्लस, माइनस लेना, माइनस। तो -I2 R3। समझ गए? अब रही बात इसमें एक बैटरी पे लग रही है, तो बैटरी का तो वोल्टेज डायरेक्ट E2 रहता है, लेकिन बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले कनेक्ट होता है, नेगेटिव, तो लेना क्या पड़ेगा, प्लस। अब ये ब्रांच खत्म हो गई, अब दूसरी ब्रांच C2A, C2A की ब्रांच बताओ, ना रजिस्टर है ना बैटरी है, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं? अभी ए से चालू किया था, एक वाके खत्म हो गए, तो आंसर आपको सबको मिलना चाहिए 0। ये वही रूल है इसका, समेशन ऑफ वोल्टेज शुड बी 0। ये सब वोल्टेज था उसका, ये सब को अगर प्लस करोगे तो अपने आप इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके यूज करके हमें I2 और I1 की वैल्यूज को निकालना, करंट की वैल्यूज को निकालना। तो वोल्टेज लॉ समझ में आ गया कि तुम्हारे कैसे क्या सेम होंगे, नहीं तो सेम रहते तो I1 और I2 क्यों बोलता, मैं सिर्फ आई ही बोलता ना। समझ गए क्या? तो वोल्टेज लॉ ऐसे कोई भी लूप में हम लगा सकते हैं। लूप तुम्हारी मर्जी से तुम कंसिडर कर सकते हो, इधर तुम क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, बस कंडीशन ये है कि लूप का पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट सेम, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट जो भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में बोल के रखा है यहाँ पे। देखो ये ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों के लिए काम करता है करंट लॉ। करंट लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो। करंट क्या, वो तो जंक्शन पे डिपेंड करता है ना। करंट लॉ क्या था, एक जंक्शन पॉइंट है, इनकमिंग करंट जो आ रहा है और वो आउट गोइंग है। यहाँ पे कौन सा क्लोज लूप दिख रहा है तुम्हें, इनकमिंग जो करंट था वो आउट गोइंग के करंट के इतना रहता है। ये कौन सा लॉ था, करंट लॉ। इसमें क्लोज क्लोज लूप की जरूरत है क्या, लेकिन वोल्टेज लॉ में क्लोज लूप चाहिए। जब अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो ए को ही जाके वो लूप खत्म होना चाहिए। तो ये फर्क होता है इसमें। इसका समेशन ऑफ करंट 0 रहता है, ये भी समेशन ऑफ वोल्टेज 0 रहता है, वही लॉ है वो। इसको ओपन लूप क्लोज लूप दोनों चलते हैं, इसको सिर्फ क्लोज लूप चाहिए, ओपन लूप में काम नहीं करेगा वोल्टेज लॉ। सिंबल कौन सा है वो, ये के साथ? ये वाला इजी है करंट लॉ। ये वो समेशन ऑफ क्या है वो? क्या, ये तो बैटरीज का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वोल्टेज इक्वल हो, वो सिंबल को क्या बोलते समेशन सिग्मा हैं? दूसरे वाले क्या है? एप्सिलॉन, हाँ। ठीक है। तो हमें यहाँ तक पता चल गया। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ एंड किरचॉफ लूप लॉ, ये भी तो हो गया, अभी अभी तो सिखाया। गैलोमीटर, गैलोमीटर का क्या काम होता है, पिछली बार बता चुका हूँ मैं ये। गैलोमीटर का क्या काम होता है, भूल गए वापस? हाँ, करंट डिटेक्ट करता है ना। और कितनी बार बोला था उसको, एमीटर और गैलोमीटर में फर्क बताया था ना। एमीटर मेजर करता है करंट को, क्या करता है, मेजरमेंट करना, और डिटेक्ट करने में फर्क होता है। मेजर करना मतलब वैल्यू बताना, जैसे कितने एम्पियर का है, 20 एम्पियर 30 एम्पियर, ये वैल्यू बताता है। ये गैलोमीटर सिर्फ क्या करता है,
डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करना मतलब क्या, करंट गया या नहीं गया इतना ही बताएगा, कितना गया वो नहीं बताएगा। समझ गए ना। तो फिर गैलोरीमीटर की जरूरत क्या है? एमीटर भी काम करेंगे। एमीटर बनाने के लिए गैलोमीटर बनाना पड़ता है। फिर अगर हम ये गैलोमीटर को सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दे तो फिर हमें एमीटर मिलता है। एमीटर बेसिकली क्या होता है, क्या है? हाँ बस एमीटर में एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा होता है जो गैलोमीटर में नहीं होता है, इसलिए उसका एमीटर बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल है उसका, क्या है, बेसिक। एमीटर और वोल्टमीटर सबका बेसिक है गैलोमीटर। गैलोमीटर के बिना वो काम ही नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन करता है करंट जाने, ये देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट passing through it by showing a deflection. The galvanometer are the different types: moving coil galvanometer, moving magnet galvanometer, hot wire galvanometer. galvanometer के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे फेमस वाला जो ये ही है मूविंग कॉइल galvanometer। बाकी के भी है। तो ये बस क्या करता है, एक एक इस तरह का सर्किट रहता है, दिखा है क्या इधर, दिया नहीं है। देखो मैं बता, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है। देखो ऐसे दिखता है वो, दिखने में। और ये उसका मतलब एक्चुअल डायग्राम है, ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है ऊपर वाला। तो कौन सी अच्छी है स्कीमेटिक डायग्राम, ये ठीक लगती है नहीं, इनसे बेटर थी ये वाली। A moving coil galvanometer works. देखो ये ऐसे डिटेक्ट करता है, दिख रहा है क्या, हाँ। तो क्या कर रहा है ये, इस पे ध्यान दो। यहाँ पे होता क्या है समझ लो पहले। ये करंट डिटेक्ट कैसे करता है, इसके इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आता है बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में कंस्ट्रक्शन वर्किंग आता है, इसलिए सिखा रहा हूँ। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे एक कॉइल है, दिख रहा है ये कॉपर की, कॉपर की कॉइल है ना, इसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई। हाँ, वायर वायर के ऊपर वायर, वायर इसको कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉइल। एक कॉइल के ऊपर ना एक पिवोटेड पॉइंट रहता है, उसको एक इंडिकेटर रहता है, दिख रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक स्केल पे रहता है, ऐसे स्केल रहता है, उस स्केल पे इंडिकेट करता है वो। यहाँ से एक पिवोटेड पॉइंट का कनेक्शन है, ठीक है, वो पॉइंटर को मेंटेन करने के लिए। बीच में क्या है, ये जो मेटेलिक जैसा दिख रहा है तुम्हें, ये सॉफ्ट आयन कोर है, आयन है वो स्टील का रहता है अंदर, सॉफ्ट आयन का रहता है अंदर लगा हुआ। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है ना ये कॉइल के बीच में, वो अंदर से जाने नहीं देगा इसको। मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाने नहीं देता, बाहर से क्रिएट करवाता है ऐसे। मतलब इसकी सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसकी सेपरेट यहाँ पे ऐसे होगी, नहीं तो इकट्ठा एक बन जाएगी वैसा। इसलिए सॉफ्ट आयन कोर अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। फिर उसके बाद में ना ये बाहर एक मैग्नेट लगाया हुआ है, ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है ये, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स शू टाइप का रहता है, मतलब ऐसे ऐसे नाल की तरह। घोड़े की नाल नहीं रहती क्या, नाल देखी होगी ना, घोड़े के वो पैरों के नीचे लगाते भागते तो, नहीं देखा, हॉर्स शू नहीं देखा। देखना है। ये ऐसे हॉर्स शू ऐसे यू शेप में रहता है वैसे, हाँ, घोड़े के पैरों के नीचे लगाते हैं। उसका स्टैम्प भी वैसे ही आता हाँ, वो उसके घिस जाते ना भागते भागते, तो उसको हॉर्स शू बोलते हैं। मतलब हॉर्स शू मतलब घोड़े के जूते, ठीक है। तो मतलब तो वही हुआ ना उसका। तो हॉर्स शू की तरह ये मैग्नेट रहते हैं, देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है, एक जगह पे नॉर्थ रहता है, एक जगह पे साउथ रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट रहता है।
और ये परमानेंट मैग्नेट के बाहर देखो ये एक और मैग्नेट है, देखो दिख रहा है कि ये हॉर्सशू की तरह दिख रहा है देखो यू। हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट है ना, हाँ यू देखो ना, यू की तरह रहता है वैसा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ना एक स्प्रिंग रहता है, ये थोड़े से ऐसे तुम्हें नीचे दिख रहा होगा, तो ये स्प्रिंग है यहाँ पे कैसे, देखो ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिखा है, दिख रहा है ये ब्लैक कलर का ऐसे लाइन दिख रहा है, और ब्लैक कलर का ये बीच में ऐसे 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 ब्लैक कलर की लाइन है देखो। हाँ हाँ, ये ब्लैक कलर की लाइन ये वाली हाँ ऐसे दिख रही क्या, ये स्प्रिंग है वो स्प्रिंग 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 ऐसे राउंड राउंड टॉइस में रहता है वैसा, टॉइस टॉइस क्यों चाहिए? चाबी वाले टॉइस रहते हैं कि नहीं, उसमें बताता हूँ क्यों चाहिए तो। ठीक है, ये चाबी वाले टॉइस रहते हैं उसमें रहता है। तो उसके बाद में ये ये टर्मिनल होता है यहाँ पे, ये दूसरा टर्मिनल होता है प्लस और माइनस, और फिर ये खत्म, ये कंस्ट्रक्शन है इसका। अब एक काम कैसे करता है देखो, काम काम पे ध्यान दो, अभी इसमें एनिमेशन में होगा, मैं अगर होगा तो उसी पे बता देता हूँ। नहीं, ये बस कंस्ट्रक्शन ही बता रहा है, जान दो, थोड़ा दिखा रहा है इधर, बता दो। देखो होता क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है देखो, जैसे ये कॉइल में से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है ना ऐसे हाँ कॉइल में से, तो जब भी कोई कॉइल में से करंट जाता है, जैसे कोई कॉइल है उसमें से जब करंट पास होता है आए, तो वो अपने अराउंड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो, उसको नॉर्थ और साउथ पोल आ जाते हैं अगर हम किसी कॉइल से करंट को पास करेंगे तो। इसको फैराडेज का लॉ बोलते हैं, फैराडेज लॉ। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कॉइल में से करंट जाने के बाद इसकी एक क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। और बाहर तुमने एक मैग्नेट लगा के रखा हुआ था, वो तो परमानेंट मैग्नेट है कि नहीं, वैसे हाँ ऐसे यू शेप में था देखो, हाँ वो परमानेंट मैग्नेट अपना नॉर्थ और साउथ लगा के रखा हुआ है, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, ऐसी खुद की मैग्नेटिक फील्ड उसकी, नॉर्थ से साउथ तक। उसका नॉर्थ समझो यहाँ पे था इस साइड में, और उसका साउथ जो समझो यहाँ पे था, ये परमानेंट मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड थी। और ये करंट, ये कॉइल में से करंट जाने के बाद उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन गई। हाँ तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो उसके नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो रिपेल करते हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, या नहीं तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। दोनों में से एक ही केस बनेगी, केस कोई ना कोई तो बनेगी ना, एक तो नॉर्थ और साउथ की बनेगी, या साउथ साउथ की बनेगी, या नॉर्थ नॉर्थ की बनेगी, बराबर कि नहीं। अगर डिफरेंट डिफरेंट पोल्स आएंगे पास पास में तो अट्रैक्ट होगा, सेम सेम आएंगे तो रिपल्शन होगा। अब होता क्या है कि ये सेम क्यों, सेम नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स आने की वजह से ये जो कॉइल होता है ना, उस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो ये देखो, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे, और ये फोर्स इसको नीचे की तरफ लग रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से फोर्सेस लगते हैं। तो फोर्सेस ऐसे लगते हैं कि जो यहाँ पे लगते हैं वो सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस पे लगते हैं, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस पे। अगर किसी एक्सिस से एक डिस्टेंस पे अगर हम फोर्स लगाए, तो उसको बोला जाता है टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको, ये टॉर्क कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ डोर का। मैं पिछली बार एग्जांपल दिया था तुम्हें, अगर ये डोर को उधर एक्सिस के पास जाके पुश करोगे तो बहुत ताकत लगेगी। वो हैंडल इधर ही क्यों रहता है कोने में, क्योंकि एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क क्रिएट होगा, लेकिन हमें फोर्स कब लगाना पड़ेगा। आपको विदाउट टॉर्क आप डोर को रोटेट नहीं कर सकते, आपको टॉर्क लगना ही लगना है, विदाउट टॉर्क नथिंग। लेकिन टॉर्क मैनेज करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप डिस्टेंस कम करके फोर्स ज्यादा लगाओ, है ना, पास वो एक्सिस के पास जाओ, ताकत ज्यादा लगाओ कि दरवाजा जाएगा आगे, तब भी टॉर्क क्रिएट होगा। और दूसरा ऑप्शन है आप डिस्टेंस इंक्रीज कर लो और फोर्स कम लगाओ, तब भी टॉर्क क्रिएट होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या रहा है, यहाँ पे पिवोटेड पॉइंट है तो ये एक्सिस हो गया इसका, और फोर्स लगा है इस तरफ, तो ये फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस दूर है, डी डिस्टेंस दूर है। तो उससे वो ऑब्जेक्ट ऐसे बीच में पिवोटेड है, और ये एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगता है। ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है, रोटेट। रोटेशन विदाउट टॉर्क होता ही नहीं, मैंने बोला ना अभी, रोटेशन करने के लिए टॉर्क तो चाहिए।
तो फिर इसने यहाँ पे दिखाया, देखो टो टॉर्क क्रिएट हो गया, दिख रहा है। हाँ। टॉर्क क्यों बोल रहा है उसको? फोर्स लग रहा है एक डिस्टेंस पे, इसलिए टॉर्क बोल। टॉर्क लगेगा तो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। तो ये कॉइल ऐसे रोटेट हो जाएगी, कॉइल रोटेट होगा तो उसके साथ साथ ये पॉइंटर जो था वो भी, है ना। अब कॉइल कब रोटेट होता है? जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर वाले मैग्नेट को क्रॉस करती है या उसके कांटेक्ट में आती है। मुझे बताओ, ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? है कि नहीं? तो अगर इसमें करंट आएगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसके क्लैशेस होंगे, तब ये घूमेगा, तब पॉइंटर घूमेगा। और अगर इसमें करंट नहीं आया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई क्लैशेस नहीं, तो पॉइंटर घूमेगा भी। तो इससे हमें ये पता चला कि करंट आया तो घूमता है, नहीं तो नहीं घूमता। तो करंट डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ? करंट आने के बाद ही घूमता है ना। तो करंट डिटेक्शन करता है ना वो। करंट आया तो डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि घूमने लग जाता है, करंट नहीं आया तो डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि नहीं घूमता। इस तरह से डिटेक्ट करता है। अब कोई डाउट इसमें? ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे अब ये स्प्रिंग का काम, हाँ तो उसमें पूछा था स्प्रिंग का क्या काम होता है। स्प्रिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने एक बार ये डिवाइस को यूज कर लिया, ठीक है, मतलब एक बार करंट आया और वो डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। अभी मुझे बताओ, इसका रीडिंग, ये जीरो रीडिंग यहाँ पे होता है सेंटर में। हमने इसको करंट दे दिया आए, ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब हमने ये करंट देना बंद कर दिया, तो मुझे बताओ ये पॉइंटर यहीं पे अटक जाएगा कि नहीं? है ना। अब जैसे 40 रीडिंग दे दिया था उसने, तो 40 पे अटक जाएगा वो, क्योंकि एक बार रीडिंग दे चुका है वो। फिर वापस से आपको हाथ से उसको उठा के कहाँ पे लाना पड़ेगा अगला रीडिंग लेने के लिए। हाँ, है कि नहीं? अब ये गैलोमीटर का स्केल में ऐसे हाथ डाल के घुमाओगे क्या? वो तो ऊपर से ग्लास रहता है। हाँ, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया इसके लिए कि ये स्प्रिंग जो रहता है, ये जैसे ये पॉइंटर घूमता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? स्टोर। जैसे टॉयज का रहता है, आप चाबी देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, चाबी छोड़ दो वो स्प्रिंग अपने आप रिलीज होते होते वो टॉय को आगे लेके जाता है। तो ये ऐसे 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 घुमा दोगे ना तो इसको, तो ये ऐसे पास पास आ जाएंगे ये रिंग्स, तो उसमें क्या एनर्जी स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ से करंट आना बंद हो जाएगा, वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक बन के ये पॉइंटर को वापस कहाँ पे लेके आएगी? तो स्प्रिंग का काम क्या है? चला गए वाले पॉइंटर को वापस से नया रीडिंग देने के लिए। अब समझा? हाँ, तो हर एक चीज का मतलब होता है, शो ऑफ के लिए नहीं लगाते हो। अब गैल्वेनोमीटर में कोई प्रॉब्लम? ऑनलाईन काही इश्यू काही तर हा फॉर्म्युला पण आता आला, तो पाठच करून घ्या, लागणार आहे ते पुढे. तो टॉर्क किती क्रिएट होतो? तो जेवढा नंबर ऑफ टर्न्स आहेत, टर्न मध्ये किती कॉइलच्या किती टर्न्स मारलेले आहेत तुम्ही, त्यातनं किती करंट जातोय, किती एरिया कॉइलला भेटलेला आहे, आणि बाहेरच्या मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे, या सगळ्या गोष्टींवरती तो टॉर्क डिपेंड करतो. या सगळ्या गोष्टी त्याला मॅनिप्युलेट करू शकतात बघा. कोणकोणत्या गोष्टी? एन आय ए बी, नंबर ऑफ टर्न्स, जेवढे ह्या टर्न्स वाढतील तेवढा मॅग्नेट त्याचं स्वतःचं स्ट्रॉंग होतं, तेवढा तो जास्त टॉर्क क्रिएट करतो. करंट जेवढा तुम्ही जास्त करंट दिला तेवढा मॅग्नेटिक फील्ड जास्त होईल, तेवढा जास्त टॉर्क क्रिएट होईल. ए म्हणजे ह्या कॉइलचा एरिया जेवढा जास्त असतो तेवढा जास्त स्पेस मिळतो त्याला, त्याच्यामुळे जास्त मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस होऊ शकतं. आणि हे बाहेरचे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड याच्यामुळे लागलेली, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जेवढी स्ट्रॉंग असते तेवढं ते जास्त अट्रॅक्शन किंवा जास्त रिपल्शन करतं, त्याच्यामुळे तो फोर्स वाढतो, फोर्स वाढला की टॉर्क वाढतो. कळलं? मग या 4 गोष्टींवर तो डिपेंड करतो टॉर्क. आणि या ह्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं काय आहे? टॉर्क. टॉर्क जेवढा असणार तेवढं करंट गेलं असं आपण म्हणतो. याच्यात एक गोष्ट घ्यायची राहिली ती म्हणजे टॉर्शनल कॉन्स्टंट. टॉर्शनल कॉन्स्टंट काय घ्यावं लागतं माहिती का? तुम्ही मध्ये काय लावलेलं आहे? स्प्रिंग. त्या स्प्रिंगला स्वतःचा टॉर्शनल कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे कोणतीही गोष्ट अशी बेंड करत करत गेले म्हणजे ते बेंडिंग होता होता तशीच राहील असं नाही. लहानपणी मुलं खेळतात बघा, झोके खेळताना ते झोका असतो बघा, झोका माहिती तुम्हाला? पाळणं लहान मुलांचे पाळणे असतात झाडाला टांगलेले, दोरीने असे बांधतात बघा असे.
अशी काडी काडीवरती बसतात ते अशी झाडाच्या फांदीला बांधलेला असतो. गावाकडे असतात ते खास करून पाळणे, उंच उंच पाळणे असतात ते. पाळणे म्हणजे जत्रती नाही, ते झाडावर टाकतात ते मुलं ना, असे खेळतात ते, असे खेळतात ते ठीक आहे, आता हे तर प्रत्येक जण खेळतो ना. पण त्यासोबत अजून एक ते करतात गावाकडे मुलं, त्याचे बसतात आणि पायाने याला असं गोल गोल फिरवतात. गोल गोल फिरल्याने काय होतं, हे दोऱ्यांचे वेटोळे तयार व्हायला लागतात अशी वरती. मग ते वेटोळे करतात, वेटोळे करतात, करतात 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 करतात. मग जोपर्यंत त्याचे पाय पुरतात खाली, मग तो धोका वरती वरती जायला लागतो, कारण ती दोरी कमी व्हायला लागते ना. मग मग त्याचे पाय पुरतात तोपर्यंत तो करतो, नाही तर मग दुसऱ्याला बोलवतो, त्याला म्हणतो वेटोळे मार. असे वेटोळे मारत 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 ते भरपूर वेटोळे मारून टाकतात असे. आता त्यांनी काय केलं इथं, त्याने त्याला रोटेट केलेले त्या स्प्रिंगला किंवा दोऱ्याला. आता त्यांनी काय केलं, त्याच्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर केली. काय केलं, पोटेन्शियल. जर त्यांनी सोडलं की ते पोटेन्शियल एनर्जी कशात कन्वर्ट होईल, आणि तो काय करेल, रिव्हर्स डायरेक्शन फिरायला लागून जाईल गोल गोल गोल. मग हे भारी वाटतं त्यांना, कारण झोका असं प्रत्येक जण खेळतो, गोल फिरणारा झोका असतो तो. कळलं का, मग पाय वर करून घ्यायचे आणि जोर जोरात तो फिरत राहतो. मग फिरता फिरता त्याला मोमेंटम भेटतं, त्याच्यामुळे तो परत उलटा उलटा फिरल्यानंतर उलटा वेटोळा मारतो, मग परत ते सर्व वेटोळा मारतो. असं करता 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 बऱ्याच वेळानंतर तो थांबतो. मग 4-5 वेळेस त्याला मजा वाटते. एकदा केली मेहनत 3-4 वेळेस आरामात मजा येते. म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरतो, मग मोमेंटम मुळे तो पुन्हा अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होतो, पुन्हा क्लॉकवाईज रोटेट होतो, पुन्हा अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होतो. असं थोडं टाइम कमी 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 होतं होतं. या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट महत्वाची आहे, ते म्हणजे टॉर्शनल कॉन्स्टंट. हा टॉर्शनल कॉन्स्टंट जो असतो ना, टॉर्शन हा शब्द कधी येतो, जेव्हा तुम्ही कोणत्याही गोष्टीला ट्विस्ट करतात. काय करतात, हा, म्हणजे ट्विस्टिंग साठी एक कॉन्स्टंट असतो मटेरियल मध्ये, की कोणतं मटेरियल किती ट्विस्ट होऊ शकतं, कोणतं मटेरियल किती ट्विस्ट होऊ शकतं हे सांगणारा एक नंबर येतो, टॉर्शनल कॉन्स्टंट. मग ते जे तुम्ही स्प्रिंग वापरलाय ना, तो स्प्रिंगला तुम्ही काय करताय, ट्विस्ट करताय ना, गोल 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 फिरवताय ना असं. मग ते टॉर्शनल कॉन्स्टंट असतो त्याचा. तो टॉर्शनल कॉन्स्टंट पण या फॉर्म्युल्यात इम्पॉर्टंट असतो. म्हणजे डिफ्लेक्शन किती भेटणार, हे 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 अँगल किती भेटणार, हा थिटा हा फाय, हा कोणावर डिपेंड आहे, हा स्प्रिंग कुठला वापरला. हा स्प्रिंग जर का इनसेन्सिटिव्ह असेल तर डिफ्लेक्शन भेटणार नाही. म्हणजे त्याचा टॉर्शनल कॉन्स्टंट कसा पाहिजे, चांगला पाहिजे, बेस्ट क्वालिटी पाहिजे, पटकन पटकन ट्विस्ट झाला पाहिजे. मग तेव्हा तो डिफ्लेक्शन पण पटकन देतो. मग त्यामुळे जर तुम्हाला डिफ्लेक्शन काढायचं असेल तर तुमच्या टॉर्क एवढा हा फॉर्म्युला असला पाहिजे. मग आता काय विषय येतो, जेवढा तुमचा टॉर्क तयार होतो तेवढंच तुमचा टॉर्शनल कॉन्स्टंट आणि डिफ्लेक्शन एवढं तयार होत असतं. मग आपल्याला काय करायचं असतं, हे डिफ्लेक्शन काढायचं असतं. डिफ्लेक्शन किती झालं, मग काय करायचं, हा टॉर्कचा फॉर्म्युला घ्यायचा आणि त्याला हा टॉर्शनल कॉन्स्टंटने डिवाइड करून टाकायचं, डिफ्लेक्शन भेटून. कळलं, मग असं ते कॅल्क्युलेशन असतं. आता हे गॅल्व्हनोमीटर पण शिकून टाकलं मी इथं. आता पुन्हा मला विचारल्यावर सांगू नका की काय येत माहित नाही सगळे. वो टर्न से भी फर्क पड़ता है कॉइल के। फिर टर्न्स अगर बढ़ेंगी तो करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी तो फोर्स भी ज्यादा बनेगा, फोर्स ज्यादा बनेगा तो टॉर्क भी ज्यादा बनेगा, टॉर्क ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा. समझ गया. तो फील्ड को कंसंट्रेट करने की कॉइल बनाया था ना। हाँ, तो ये इस तरह से पूरा गैल्वेनोमीटर रहता है. अभी गैल्वेनोमीटर में कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को, हाँ ठीक है ना. अब देखो ये गैल्वेनोमीटर जो चीज है, इसका वर्किंग हमने देख लिया. इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते, देखो ऐसे जी दिखाते. देखो एमीटर गैल्वेनोमीटर, एमीटर को भी तुमने ऐसे ही देखा होगा, ऐसे राउंड रहता है और बीच में ये रहता है. तुमने वोल्ट मीटर को भी ऐसे ही देखा होगा, ऐसे राउंड रहता है बीच में. और ये ऐसे क्यों दिखाते पता है क्या तुम्हें, एक्चुअल में ये गैल्वेनोमीटर ही रहते, बस एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा रहता है. तो नॉमेनक्लेचर उसका गैल्वेनोमीटर के जैसा ही रहता है. तो गैल्वेनोमीटर जिस तरह से दिखाए जाते हैं उसी तरह से एमीटर और वोल्टमीटर भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक राउंड बीच में जी. और ये जो जी जो है, ये जी रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. वो गैल्वेनोमीटर का जो भी रेजिस्टेंस होता है अंदर का, जैसे बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है अपने खुद का, तो वो बैटरी का या गैल्वेनोमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है उसको जी लेटर से रिप्रेजेंट. कैपिटल जी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम फाई बनाते, फाई बोलते हैं ना, डिफ्लेक्शन फाई अभी देखा ना. तो जिस भी करंट को गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा.
मतलब वो स्केल पे पूरा का पूरा पॉइंटर इधर चला जाएगा ऐसे, ये फाई की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी मैक्सिमम। वो जिस करंट को हुआ वो करंट को आईजी करंट बोला जाता है, समझा? उसको फुल स्केल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल स्केल करंट। बहुत आसान है ना। अरे जो करंट को गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा वो करंट फुल स्केल करंट हो गया, बराबर है कि नहीं? अगर उससे ज्यादा करंट दोगे तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट रीडिंग वहीं पे की जाता है। मान लो, मान लो ये स्केल है, यहाँ पे ये पॉइंटर था 0, ठीक है? ये पॉइंटर, मैंने ये कॉइल जो थी, ये कॉइल यहाँ पे कॉइल थे ना, मैंने ये कॉइल को समझो एक करंट दिया जो कि मैंने 10 एम्पियर दिया मान लो। तो 10 एम्पियर अगर मैंने करंट दिया तो ये पॉइंटर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चला गया 10 एम्पियर पर, और इसके आगे तो जा ही नहीं सकता हो। अभी अगर मैं 12 एम्पियर भी दूं तो भी कहीं कहाँ पे जाएगा वो? वहीं पे रहेगा ना। अगर तू 100 एम्पियर भी दो तब भी वही, क्योंकि उसके आगे जा ही नहीं सकता हो। तो उसकी कैपेसिटी उतनी है, समझे क्या? तो हर एक गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का कैपेसिटी होता है, वो कहाँ तक मेजर कर सकता है। तो हमें ये क्यों निकालना पड़ता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट? क्योंकि इस करंट से आगे करंट देने में कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट फाइनल चिपक चिपक के आ जाएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट करंट भी पता नहीं चलेगा। वो 100 भी दे दिया तब भी फाइनल फाइनल पॉइंट को ही जा रहा है, वो 12 भी दे दिया तब भी फाइनल पॉइंट को ही जा रहा है, 10 भी दे दिया तब भी फाइनल पॉइंट को ही जा रहा है। तो निकालने कैसे होते फुल स्केल? तो फिर उसका हमें एक रेंज पता होता है ना गैल्वेनोमीटर का, कि जैसे 10 एम्पियर तक के करंट के लिए ये गैल्वेनोमीटर काम करता है, उसके आगे वाले के लिए नहीं करता है, उसके आगे वाले को दूसरा गैल्वेनोमीटर यूज करता है, समझा? तो हर एक डिवाइस का अपना खुद का रेंज होता है, तो रेंज निकालने के लिए ये फुल स्केल करंट यूज होता है। मतलब हम गैल्वेनोमीटर कितने करंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10 एम्पियर तक के करंट के लिए यूज कर देगा, इसके आगे वाले करंट के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास उससे आगे वाला करंट होगा तो हम ये यूज नहीं करेंगे, दूसरा गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। समझ गए? शंट क्या होता है? शंट मतलब क्या? पैरेलल में। ये शंटिंग करना, शंट रेजिस्टेंस ज्वाइन करना, इसका मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना। पैरेलल का मतलब समझता है ना? इसका मतलब क्या? एक रेजिस्टेंस है, उसका कांटेक्ट तोड़ दो दूसरे रेजिस्टेंस के साथ, तो ये अभी पैरेलल में हो गया, क्योंकि जो करंट आ रहा था वो दो भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया ना। तो अभी ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक दूसरे को शंटेड है। शंटेड का मतलब पैरेलल। ये नया वर्ड सुना होगा तुमने, तो याद रखो, जब भी कोई शंट बोलता है फिजिक्स में तो इसका मतलब होता है पैरेलल। तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, मतलब गैल्वेनोमीटर का पूरा स्ट्रक्चर को पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उसको शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज ए शंट। अब जो जो क्या करेगा, वो गैल्वेनोमीटर में से जाने वाले करंट को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को कंट्रोल करने का। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर में से जाने वाले करंट को कंट्रोल करना है तो मैं उसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस चिपका दूंगा, ठीक है? तो भी शंट के दो टाइप है, मतलब शंट के फायदे और नुकसान दोनों है। मिरिट्स और डिमिरिट्स। मिरिट्स क्या है पहले देख लेते हैं। अगर हमने पैरेलल रेजिस्टेंस ज्वाइन किया गैल्वेनोमीटर को तो क्या फायदा होगा? फायदा होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर को बर्निंग से। अगर गलती से ज्यादा करंट आ जाता है, मतलब जैसे 10 एम्पियर तक करंट गैल्वेनोमीटर काम कर सकता है और 100 एम्पियर करंट आ गया उसके पास, तो जल जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाता उसको। तो फिर वो ज्यादा वाला जो करंट आया उसको बाहर निकालने के लिए कोई तो भी सिस्टम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं जो वो एक्स्ट्रा वाले करंट को बाहर निकालते, इससे हमारा गैल्वेनोमीटर खराब होने से बच जाता है। बस 10 एम्पियर का उसके पास जाता है, ज्यादा वाला बाहर निकलता है। समझ गए? हाँ, नहीं समझा? इट कैन यूज टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। अभी ये मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर को अगर तुम्हें एमीटर बनाना है, मतलब करंट मेजरिंग डिवाइस बनाना है, तो उसको शंट में रेजिस्टेंस ज्वाइन करो, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दो, वो अपने आप एमीटर की तरह काम करने लगता है। मतलब वोल्टेज मेजर करके देता है, फिर वैल्यू निकाल के देता है कितना वैल्यू है।
समझा? इसका लॉस क्या है? लॉस ये है कि शंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर देता है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को। अगर आपने शंट रेजिस्टेंस लगाया तो गैल्वेनोमीटर पहले बहुत सेंसिटिव था। सेंसिटिव का मतलब क्या? बहुत छोटा करंट आया तब भी डिफ्लेक्ट होता था, बहुत छोटे करंट को भी डिफ्लेक्शन करता था। अभी अगर आपने उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो वो बहुत छोटे करंट को डिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है, मतलब डिफ्लेक्शन ही नहीं देता। मान लो कि पहले ऐसा था, गैल्वेनोमीटर था, वो पहले 1 एम्पियर करंट आया तब भी डिफ्लेक्शन देता था आपको, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता था। अब अगर आपने इसको शंटेड रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया तो ये 1 एम्पियर को कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। पैरेलल में एक लगा दिया। हाँ, वो वहीं पे रहेगा, जीरो पे ही। तो मतलब क्या हो गया, ये 1 एम्पियर करंट को मेजर कर ही नहीं रहा है, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी? कम हो गई ना सेंसिटिविटी। हाँ, कैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया ना तो उसे, इंक्रीज था नहीं डिक्रीज कर दिया ना, रेजिस्टेंस तुमने डिक्रीज कर दिया इसका, किस गैल्वेनोमीटर का। तुमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया तो क्या होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? अरे पैरेलल रेजिस्टेंस, गैल्वेनिटी का खुद का रेजिस्टेंस थोड़ी कम है। अब तुम किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कम ही करोगे ना। अभी ये मान लो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, हाँ। और इसको तुमने एक रेजिस्टेंस किस में लगाया? पैरेलल में। हाँ। तो मुझे बताओ इसकी टोटल वैल्यू क्या रहेगी? समझो इसकी वैल्यू 10 है, हाँ। और ये वाला लगाया 5, हाँ। है कि नहीं? इसकी 10 दिख रही है अभी। अभी टोटल मिला के निकाल, देखो इसका क्या आंसर आएगा? रिजल्टेंट 1/रिजल्टेंट इंटू 1/10 प्लस 1/5, करेक्ट? इसका आंसर आएगा 1/10 प्लस 2/10। इसका आंसर आएगा 3/10। इसका आंसर आएगा 10/3। इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग उसका। कितना हो गया? 3.3 हो गया ना? कितना था पहले? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सिखाया ना मैंने। पैरेलल में क्या आता है, 1/1 करके करना पड़ता है। अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे तो वैल्यू अपने आप कम। फिर तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देता है? तो डिक्रीज कर देता है। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो जाएगा उसका तो क्या हो जाएगा? जो उसकी एबिलिटी थी चेक करने की, डिफ्लेक्शन को चेक करने की, वो भी घट जाती है, तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम हो गया तो सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए ना उल्टा। अरे रेजिस्टेंस पे ही तो काम कर रहा है वो। रेजिस्टेंस तुम्हें ऐसा लगता है करंट जाने नहीं दे, करंट न जाने देने वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ रहा है क्या? तो अगर ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ज्यादा करंट पास हो जाएगा। हाँ, तो फिर उसको सेंस करना चाहिए उल्टा फिर ज्यादा। तो वैसा नहीं होता है ना। वो जो गैल्वेनोमीटर जो है तुम्हारा, जो सर्किट जो कॉइल लगाया तुमने, उसका अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है तो उससे क्या हो जाएगा? वो जो करंट आ रहा था उसका मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये रेजिस्टेंस जो, ये कॉइल जो है वही उसके रेजिस्टेंस को, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करवाता है। समझे क्या? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा इसका, तो बाहर वाले मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्लैशेस बनेंगे क्या? नहीं बनेगा। तो टॉर्क फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो टॉर्क बनेगा क्या? तो डिफ्लेक्शन होगा क्या? तो नहीं होगा। समझा क्या? तो जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा था वो, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो फिर तो फिर नहीं detect तो टॉर्क ही नहीं बनेगा। तो टॉर्क नहीं बनेगा तो डिटेक्ट नहीं करता हूँ। अब तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या कनेक्शन है उसके साथ? कनेक्शन है। अगर मुझे करंट यहाँ से पास ही करवाना था तो मैं सरल